Hello friends, and welcome again to the new video of Orders Recorded, and this is the video on National Pension System. Recently मैं अपने काफ़ी दोस्तों से और कोलीग से सबॉर्डिनेट से ये सुन रहा था कि सर नेशनल पेंशन सिस्टम ख़त्म हो गया सर। मैंने कहा वो कैसे? बोले सर नया रूल आया है जिसके अंदर जो है हम रूल चुन सकते हैं कि एनपीएस लेनी है या ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा कौन से रूल में लिखा है? बोला सर रूल 10 पढ़िए, रूल 10 में लिखा हुआ है कि आप एनपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि क्या ये न्यूज़ सच है कि आप एनपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम में चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते, और क्या है ये रूल 10 और कौन से रूल्स की बात हो रही है। तो आपको पहले वो रूल दिखा देता हूं कि वो रूल क्या है और किस रूल की बात हो रही है और एक्चुअल में रूल क्या है। तो बात करते हैं, ये है वो रूल जिसके बारे में बात हो रही है। ये है आपका रूल सेंट्रल सिविल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम 2021। नोटिफाई हुआ है 30 मार्च 21 को। किसने नोटिफाई किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर्स। किन एम्प्लॉयज के लिए है ये रूल? वो एम्प्लॉयज जो 1 जनवरी 2004 के बाद गवर्नमेंट सर्विस में आए हैं, चाहे वो ऑटोनॉमस बॉडी है, चाहे आपका पीएसयूज हैं या नॉर्मल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं, उन सब के ऊपर ये रूल लागू है। अब बात करते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं कि हम चुन सकते हैं एनपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो बात ठीक है या नहीं है। आधी ठीक है, आधी गलत है। वो कैसे? वो ऐसे कि यस यू कैन पिक, आप पिक कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस? आपको दिखाता हूं, उसके बाद रूल को एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। और ध्यान रखिएगा, ये जो रूल है उनके लिए भी है जो अभी ऑलरेडी सर्विस में हैं, यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद आए हैं और 30 मार्च 2020 या जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज के दिन, तब ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनके लिए भी है, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रूल के अंदर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जो पहले रूल था उसके अंदर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ये है आपका वो रूल जिसके बारे में बात हो रही है, रूल 10 की। लेकिन ध्यान से पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑन डेथ और इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस। मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम, एंड मैं स्पेशली ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं बोलूंगा, कि फैमिली पेंशन अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम या इनवैलिड पेंशन अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन जो आपका डिसेबिलिटी के लिए होती है, वो ऑप्शन आप ले सकते हैं अंडर दीज 3 सर्कमस्टांसेस, नॉट एल्स। अदरवाइज यू विल बी कवर्ड अंडर एनपीएस। लेकिन रूल क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है ये रूल 10, पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है और क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में आगे बात करते हैं। सो ये आपका जो रूल 10 है, इस रूल 10 को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। क्या बोलता है ये? कि आप ऑप्शन अवेल कर सकते हैं ऑन डेथ, ऑन इनवैलिडेशन, ऑन डिसेबिलिटी। जब ये 2009 के अंदर एडिशनल रिलीफ आया था, एडिशनल रिलीफ के अंदर ये लिखा हुआ था कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाए तो ये ऑप्शन फैमिली अवेल करती थी कि मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन चाहिए या मुझे न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन चाहिए। लेकिन आज के दिन के अंदर जब
ये रूल आ गए हैं, उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये ऑप्शन देगा। आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता लगेगा, या नए गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको कैसे पता लगेगा? उसके लिए मैं अभी आगे बता देता हूं कि आपको क्या पिक करना चाहिए। So what this rule says that at the time of joining, the government servant along with the subscription form, he or she has to fill up this form 1. फॉर्म 1 क्या है? फॉर्म 1 के अंदर जो है उसका ये है लिखा हुआ है कि उनको ऑप्शन पिक करना है। ऑप्शन क्या पिक करना है कि डेथ के केस में, इनवैलिडेशन के केस में, डिसेबिलिटी के केस में वो ओल्ड पेंशन स्कीम में लेंगे फैमिली पेंशन, या एनपीएस के अंदर लेंगे। फॉर्म 2 के अंदर फैमिली डिटेल देनी है। ये दोनों फॉर्म्स फिलअप करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जो नए वाले आ रहे हैं। और जो ओल्ड वाले हैं उसके बारे में क्या है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि एज सुन एज दिस रूल्स आर नोटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल दे शुड फिल अप दिस फॉर्म। तो जो पुराने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको भी ये फॉर्म 1 और फॉर्म 2 फिलअप करके देना है, और आप दीजिए। अब इसके बाद रूल 10(3) जो है, व्हाट इज दिस रूल 10(3)? रूल 10(3) ये बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इस फॉर्म को फिलअप करके किसको देगा? हेड ऑफ ऑफिस को देगा। हेड ऑफ ऑफिस को देगा। ये रूल 10(3)(a)(1) है। A2 क्या बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी कोई फैमिली नहीं है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो वो फॉर्म 2 चाहे तो फिलअप ना करे, बट एज सुन एज उसकी फैमिली होती है वो इस फॉर्म को फिलअप करेगा। ये लिखा हुआ है रूल 10(3)(a)(2) के अंदर। रूल 10(3)(b) के अंदर लिखा हुआ है कि एज सुन एज देयर इज एनी चेंज इन द फैमिली, उसको दोबारा फॉर्म 2 फिलअप करना है। उसको दोबारा फॉर्म 2 फिलअप करना है। कैसे चेंज हो सकती है? चेंज ऐसे हो सकती है कि मैरिज कर ली उसने तो वाइफ आ गई, उनका नाम ऐड करवाना है, ठीक है। कोई चाइल्ड का बर्थ हो गया, वो नाम ऐड करवाना है। कोई चाइल्ड इनएलिजिबल हो गया। इनएलिजिबल कैसे होगा? मैं फैमिली जो आपकी पेंशन है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से बताऊंगा कि अगर कैसे वो इनएलिजिबल होते हैं, बच्चे कैसे इनएलिजिबल होते हैं। तो उस केस के अंदर सारी इंटीमेशन उसको देनी है अपने हेड ऑफ ऑफिस को। और अगर सपोज करिए अनफॉर्चुनेटली बच्चे की डिसेबिलिटी होती है किसी की, तो ये इंटीमेशन भी उसको फॉर्म 2 के अंदर फिलअप करके देनी होगी। वाई इट इज सो? बिकॉज डिसेबल्ड चाइल्ड जो है ही और शी इज एंटाइटल्ड फॉर फैमिली पेंशन फॉर द होल ऑफ हिज लाइफ। तो इसलिए ये इंटीमेशन भी उनको देनी है। हेड ऑफ ऑफिस क्या करेंगे? उनकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, वो जो सब्सक्राइबर है उसको फॉर्म 2 का एक्नॉलेजमेंट देंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट देंगे और ये कहेंगे यस वी हैव रिसीव्ड योर फॉर्म 2। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको काउंटर साइन करके पे एंड अकाउंट ऑफिस को भेजेंगे एंड NSDL जो आपकी CRA है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, उनको फॉरवर्ड करेंगे और ये नोटिफाई हो जाएगा आपका। नंबर 3, उसका फॉर्म 2 को काउंटर साइन करके उसके सर्विस बुक के अंदर भी पेस्ट करके रखेंगे। और जितनी बार भी वो चेंज करता है, जितनी बार भी वो फॉर्म 2 फिलअप करके बताता है कि देयर इज चेंज इन माय फैमिली, साइज ऑफ माय फैमिली, वो हर बार उसकी सर्विस बुक के अंदर पेस्ट करना जरूरी है ना। रूल 10(4) क्या बोलता है? रूल 10(4) आपको ये परमिशन दे रहा है कि जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो आपने फॉर्म 1 के अंदर फिलअप करके दिया है कि मैं डेथ के केस में, इनवैलिडेशन के केस में या आपका इनएबिलिटी के केस में मैं ओल्ड पेंशन स्कीम लेना चाहता हूं या न्यू पेंशन स्कीम लेना चाहता हूं, ये ऑप्शन आप कितनी बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, कभी भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी सर्विस लाइफ में। नंबर ऑफ टाइम्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अगर सपोज करिए कि उसको इनवैलिड पेंशन के ऊपर जा रहे हैं या इनेबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं, तो उस वक्त वो दोबारा फ्रेश ऑप्शन दे सकता है। ये है, देखिए डेथ केस के अंदर तो ये कोई है ही नहीं ऑप्शन कि वो उससे दोबारा मांगेंगे, लेकिन इनवैलिड के केस के अंदर वो दोबारा दे सकता है।
अगर सपोज करिए कि वो कोई फ्रेश ऑप्शन नहीं देता है या वो इस पोजीशन में नहीं है, यानी कि उसकी इनेबिलिटी या इनवैलिडेशन उसकी ऐसी है, या तो वो कोमा के अंदर है तो इज नॉट इन पोजीशन, ठीक है, या उसके कुछ मेंटल डिजीज है जो साउंड नहीं है, तो उस केस के अंदर भी वो इट इज नॉट, ही इज नॉट इन पोजीशन। तो इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो उसका लास्ट ऑप्शन होगा जो उसने वो किया है, दैट वुड बी फाइनल। और अगर उसका कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है उसने, तो उस केस के अंदर क्या है, उस केस के अंदर उसको एनपीएस के हिसाब से जो आपका एग्जिट एंड विड्रॉल रूल 2015 थे उसके हिसाब से उसको मिलेगा क्लीन। रूल 10.5 क्या बोलता है? रूल 10.5 ये बोलता है कि अगर सपोज करिए, ये बहुत खतरनाक रूल है रूल 10.5, अगर सपोज करिए कि उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी उसने लास्ट ऑप्शन दिया है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम में है चाहे न्यू पेंशन स्कीम में है, उस केस के अंदर वो ऑप्शन आपका फाइनलाइज माना जाएगा। फैमिली को कोई भी लीगल राइट नहीं है कि वो उस ऑप्शन को दोबारा एक्सरसाइज करें। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये पहले नहीं था। पहले क्या करता था? पहले होता था कि फैमिली के पास ये ऑप्शन है डेथ के बाद कि वो चॉइस करे। आज के दिन के अंदर जो ऑप्शन गवर्नमेंट सर्वेंट ने दे दिया, जो भी लास्ट ऑप्शन है, वही ऑप्शन फैमिली को लेना पड़ेगा। उनके पास कोई भी लीगल राइट नहीं है उस ऑप्शन को रिवाइज करने के लिए। 10.6 जो है, 10.6 क्या बोल रहा है कि अगर सपोज करिए, ये उन केसेस के लिए है जो पहले हो चुके हैं, कि अगर सपोज करो किसी की डेथ हो चुकी है पहले, ये रूल आने से पहले, या वो इनवैलिड पेंशन हो चुके हैं, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के ने ऑप्शन नहीं दिया और उसकी डेथ हो गई फर्स्ट 15 ईयर्स ऑफ सर्विस के अंदर, या जब ये रूल नोटिफाई हुए यानी कि 30 मार्च 2021 के 3 इयर्स के अंदर अंदर, उस केस के अंदर उसका जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा, वो डिफॉल्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा ओल्ड पेंशन स्कीम ही देंगे फैमिली को। इसका मतलब समझिए इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि जो रूल मेकर्स हैं दे ऑल्सो फील लाइक कि 15 साल की सर्विस से पहले उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम मच मोर बेनिफिशियल है। तो जो पुराने लोग हैं ना, जो 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं और इस नोटिफिकेशन से पहले ज्वाइन किए हैं, ये उनके लिए एक क्लू है। क्या क्लू है? यू शुड गो फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एट लीस्ट फॉर 15 ईयर्स। जब आप फॉर्म ऑप्शन फिलअप करेंगे उसके लिए आप ये फिलअप करना कि ऑप्शन 1 जो है उसके अंदर 2 ऑप्शन है, इधर और लिखा हुआ है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जाना है। ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब, फिर बोल रहा हूं, ओल्ड फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इनवैलिडेशन, इन केस ऑफ इनेबिलिटी। अगेन अगर वो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और 15 साल से पहले डिस्चार्ज होता है या 3 ईयर्स होता है ड्यू टू इनेबिलिटी, डिसेबिलिटी, तो उस केस के अंदर भी उसको ओल्ड पेंशन स्कीम को बेनिफिट मिलेगा, नॉट न्यू। बाकी किसी भी केस में अगर उसने कोई ऑप्शन पिक नहीं किया, यानी कि वो 15 साल से बाद अगर ऐसा है और 3 साल के अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर तक उसने नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा उसके फैमिली को एनपीएस लेनी कंपलसरी हो जाएगी, जो हो सकता है फैमिली के लिए नुकसानदायक हो। मैं बताऊंगा क्यों नुकसानदायक है आखिर में। रूल 10.7 जो है वो ये बोल रहा है कि अगर जो है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट ने ऑप्शन दिया कि मैं ओल्ड पेंशन, फैमिली पेंशन देता हूं, लेकिन फैमिली पेंशन के रूल के हिसाब से अगर उसकी फैमिली के अंदर कोई फैमिली मेंबर एलिजिबल ही नहीं है, उसका जो ऑप्शन है वो इनफेक्टेड हो गया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल फैमिली मेंबर,
तो उस केस के अंदर उसकी फैमिली को एनपीएस के अंदर बेनिफिट मिलेगा। ना क्वेश्चन उठता है कि कैसे एलिजिबल होते हैं फैमिली मेंबर, कैसे इन एलिजिबल होते हैं, तो उसके लिए आपको फैमिली की डेफिनेशन पता होना जरूरी है। तो अगली स्लाइड में फैमिली पेंशन रूल के हिसाब से फैमिली की डेफिनेशन क्या है वो बता रहा हूं। फैमिली पेंशन के अंदर दो कैटेगरी हैं। एक है आपकी फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में कौन आता है? पहले आती है स्पाउस। ध्यान रखिएगा, स्पाउस मींस हस्बैंड और वाइफ। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हस्बैंड, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वाइफ। डिपेंडेंसी की कंडीशन नहीं है, यानी कि हो सकता है स्पाउस ऑलरेडी वर्किंग हो तो उनको अपनी पे मिलती रहेगी और फैमिली पेंशन के हिसाब से पेंशन भी मिल सकती है। इनएलिजिबल कब होंगे? इनएलिजिबल होंगे आपके अगर उनकी डेथ हो जाती है या रीमैरिज करती हैं। लेकिन इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर कोई चाइल्डलेस विडो है, चाइल्डलेस विडो अगर रीमैरिज भी करती है तो भी उनको फैमिली पेंशन मिल सकती है अगर उनकी अर्निंग मिनिमम फैमिली पेंशन जो कितनी है 9,000 प्लस डीआरएस रिलीफ। सर्विस के अंदर जब आप होते हैं तो डीए मिलता है, पेंशन के साथ डीआरएस रिलीफ मिलता है। तो अगर उनकी अर्निंग ऑल अदर सोर्सेज से 9,000 प्लस डीए से कम है और वो चाइल्डलेस हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलना कंटिन्यूस रहता है। अर्निंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो स्पाउस की अर्निंग यानी कि उस लेडी की अर्निंग, उसके अंदर उनकी हस्बैंड की अर्निंग इंक्लूडेड नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि हस्बैंड आपके कमा रहे हैं हम आपको फैमिली पेंशन नहीं देंगे। शी इज वेरी मच एलिजिबल अगर वो चाइल्डलेस हैं और उनकी खुद की अर्निंग 9,000 और प्लस डीए से कम है। इसके अलावा अनमैरिड सन और डॉटर वो भी एलिजिबल हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर एज, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा बच्चा उसको सबसे पहले मिलेगी, उसके बाद छोटे को मिल सकती है, उसके बाद थर्ड को मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितने हैं। लेकिन वो क्या होगा, उनके ऑर्डर ऑफ एज में मिलेगा। सबसे बड़े बच्चे को मिल रही है तो छोटे बच्चे एलिजिबल नहीं है, एक टाइम में एक को ही मिलती है। इन एलिजिबिलिटी कब होंगी? अगर वो मैरिज कर लेते हैं टिल 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी 25 साल के बाद वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, या वो अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं 9,000 प्लस डीए से ज़्यादा। ये फर्स्ट कैटेगरी है। जब तक इसके अंदर कोई भी अवेलेबल होगा सेकंड कैटेगरी वालों को एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। सेकंड कैटेगरी में कौन आता है? सेकंड कैटेगरी में आता है अगेन अनमैरिड और डाइवोर्स और विडो डॉटर। आप बोलोगे आपने अनमैरिड 2 बार लिखा हुआ है। अनमैरिड 2 बार इसलिए लिखा हुआ है कि अगर सपोज करिए वो अनमैरिड डॉटर सबसे बड़ी है तो जिस दिन वो 25 ईयर्स की एज की हो जाएंगी वो इनएलिजिबल हो जाएंगी, वो सेकंड बच्चे को फैमिली पेंशन ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज करिए इन सब में ये सारे के सारे इनएलिजिबल हो गए तो उस केस में अगर सबसे बड़ी डॉटर जो है वो अभी स्टिल अनमैरिड है तो उनको फैमिली पेंशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। सेम केस डाइवोर्स का है, विडो अगर होती हैं डॉटर तो उस केस के अंदर भी होगा। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है कि अगर सपोज करिए यहां पे जो बच्चा ऊपर फर्स्ट कैटेगरी के जो अंदर बच्चे हैं, अगर उसमें से कोई भी एक बच्चा डिसेबल है तो उसको फैमिली पेंशन फॉर द होल लाइफ मिलेगी। उस केस में जो ये कैटेगरी है वो कभी भी एलिजिबल नहीं होगी। इनके लिए इन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वही है कि डेथ केस के अंदर, यानी कि अगर वो दोबारा शादी नहीं करती हैं तो डेथ तक उनको मिलती रहेगी, उनकी खुद की डेथ। अगर वो रीमैरिज करती हैं बंद हो जाएगी। अगर अर्निंग स्टार्ट कर देती हैं 9,000 प्लस डीआर से ज़्यादा तो भी बंद हो जाएगी। सेकेंड कैटेगरी के अंदर पेरेंट्स भी आते हैं। पेरेंट्स के अंदर जो ऑर्डर ऑफ पेंशन है, किसको पहले मिलेगी किसको बाद मिलेगी, मदर को पहले मिलती है, फादर को बाद में मिलती है। और इसके लिए इन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि डेथ हो जाए सिर्फ तभी इन एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर डिसेबल्ड सिबलिंग हैं, डिसेबल्ड सिबलिंग मतलब ब्रदर एंड सिस्टर अगर हैं और वो डिसेबल्ड हों तब वो एलिजिबल होते हैं और उस केस के अंदर टिल डेथ उनको मिलती है। डिसेबल्ड सिबलिंग और डिसेबल्ड
बच्चा, उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है कि अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है और उसकी शादी भी कर देते हैं तो भी उनको फैमिली पेंशन मिलना कंटिन्यूअस रहता है। डिसेबल्ड सिबलिंग के अंदर ऐसा नहीं है। सो दिस इज द वीडियो जहां पे मैंने बताया कि आप जो आप गलत ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम में से एक को पिक कर सकते हैं बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। दूसरी बात जो इसके अंदर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले जो रूल था, उस रूल के अंदर क्या था, डेथ केस के अंदर अगर फैमिली ये पिक करती है कि ओल्ड फैमिली पेंशन चाहिए तो एनपीएस के अंदर जो उसका पेंशन फंड है वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती थी। इसके अंदर रूल 20 के अंदर उन्होंने लिखा, रूल 20 और जिस रूल की हम बात कर रहे हैं, सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम 2021 रूल, इसकी बात कर रहा हूं। उसके रूल 20 में क्या लिखा कि इन केस ऑफ डेथ, इनवैलिड पेंशन और इनेबिलिटी जो पेंशन है, उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर वो ओल्ड पेंशन लेते हैं तो उस केस के अंदर जो उनका पेंशन फंड है उसके दो पार्ट होते हैं। एक कौन सा होता है, गवर्नमेंट का पार्ट, जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, वो पार्ट गवर्नमेंट के पास वापस चला जाएगा। दूसरा जो है, जो सब्सक्राइबर का है, सब्सक्राइबर का पार्ट फैमिली को वापस मिल जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ये पार्ट भी गवर्नमेंट को देना पड़ता था। आज के दिन में रूल ये है कि ये पार्ट और प्लस फैमिली पेंशन दोनों ही मिल जाएगी। तो इफ फाइनली अगर आप मेरे से अगर ये पूछना चाहते हैं कि मेरे को कौन सा ऑप्शन पिकअप करना चाहिए, आपकी सर्विस के स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर आपको पिक करना चाहिए कि आई वांट टू यूटिलाइज ओल्ड फैमिली पेंशन स्कीम इन केस ऑफ डेथ, इनवैलिडेशन और इनेबिलिटी। सो ये था आपका आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए, सबको भेजिए जो भी एनपीएस के अंदर कवर्ड हैं। थैंक यू वेरी मच।